हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि हमने एडिटोरिया बुक का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करने वाला था। बीच में हम कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड कर दिए थे और एएलपी को लेकर के आ गए थे। अब इसको जो बचा हुआ पोर्शन जो है हम इसको कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 नंबर टोटल क्वेश्चन होता है। और इसमें हम देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन जो होता है आपका जीके और जीएस से होगा, जो कि जनरल साइंस का स्पेशल क्वेश्चन इसमें 40 नंबर का जनरल साइंस होगा और 10 नंबर का आपका हो जाएगा जीके और जीएस से हो जाएगा। करंट अफेयर वगैरह ऐसे टोटल 10 हो जाएगा और टोटल हो जाएगा इसमें 40 क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका साइंस से हो जाएगा। आई टोटल मिला करके 50 क्वेश्चन हो जाएगा और रेस्ट 50 क्वेश्चन आपका जो बचा जो मैथ और रीजनिंग से 25-25 हो जाएगा। और हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ देखेंगे तो जीके और जीएस वाले पोर्शन देखेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो देखिए 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन की बात करते हैं तो किन्हें नियुक्त किया गया है। तो चेतन आनंद, अश्विनी अवस्थी, अरविंद पनगडिया, अमिताभ कांत। तो किनको नियुक्त किया गया है। तो अब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा अरविंद पनगडिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद के देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। तो पहले इससे पहले जो था इसका शुरुआत 1991 के आसपास में किया गया है और इसका स्टार्टिंग किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किया गया था। जो राशि दिया जाता था इसमें 15 लाख रुपया, जो कि अब राशि दिया जाता है इसमें 25 लाख रुपया इसका राशि दिया जाता है। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार एक है और एक है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि सबसे टॉप पुरस्कार होता है खिलाड़ियों के लिए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो शरद कमल और सत्यवीर सैराज को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत जो होता है 25 लाख रुपया कैश अमाउंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वें G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता को कौन देश करेगा। तो देखिए 18 नंबर का G7 जो था 18 नंबर का किसने किया था। तो इंडिया ने किया था। G20 की बात करें, G7 की बात करें तो G7 इटली में हुआ है इस बार। और अगर 18वां नंबर के G20 की बात करते हैं तो 18वें G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। तो इंडिया ने किया था। और 19वें G20 की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ब्राज़ील करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन प्रिसिपिटेशन इंडेक्स CPI 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो देखिए 85 नहीं है, 90 भी नहीं होगा, 95 नहीं हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा। तो कितना रैंक रहा है, 93 रैंक रहा है टोटल 180 कंट्री में। अब इंडिया का रैंक जो है भ्रष्टाचार में 93वां स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत हाल ही में किस राज्य को वन्यजीव पर्यटन के लिए अभ्यारण्य एशिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए वन्यजीव पर्यटन के लिए अभ्यारण्य एशिया पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किसको प्राप्त हुआ है। राजस्थान नहीं हो जाएगा, महाराष्ट्र भी नहीं हो जाएगा, किसको हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल निम्न में से किसे संबंधित। तो देखिए भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल निम्न में से किसे संबंधित है। तो गुप्त काल के लिए प्रशासनिक विभाजन, मौर्य काल के लिए महान संत, अश्वमेघ यज्ञ के लिए जाने वाले अनुष्ठान, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के मंत्री। तो देखिए इसके लिए हो जाएगा भुक्त भोग विषय विधि मंडल किससे है। तो गुप्त काल के लिए प्रशासनिक विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो देखिए भारतीय संघ की बात करते हैं तो कार्यपालिका का अगर प्रमुख की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 53 के अनुसार जो है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं। तो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 53 के अनुसार जो हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएंगे कार्यपालिका के प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए
क्या क्या बोल रहे हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करना क्या कहलाता है? तो आपका बता दें कि इसको कहलाता है क्या है, मूल अधिकार नहीं है, विविध अधिकार नहीं है, सेना का कर्तव्य नहीं है। तो एक हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 51 के क में जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 51 के क में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी की बात करती है। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा बात करते हैं तो तारापुर कहाँ में है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में रावत भाटा है। कैगा कहाँ में? तो कैगा कर्नाटक में है। अब देखते हैं इसको बात क्या कह रहा है कि रावत भाटा से निम्न में से कौन सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र में स्थित है? तो रावत भाटा, कैगा, तारापुर, कलपक्कम। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा कौन सा है? तो तारापुर वाला सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTML का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए HTML का फुल फॉर्म होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है HTML का फुल नेम होता है, जिसका आविष्कार जो कौन किए थे? टिम बर्नर्स-ली आविष्कार किए थे 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML का आविष्कार किए थे। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल नेम होता है। और जो है आपको एक कंप्यूटर का क्वेश्चन, 1 से 2 कंप्यूटर का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा RRB टेक्नीशियन के सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोत्सु पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि मोत्सु पर्व जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोत्सु पर्व मनाया जाता है कहाँ में? तो नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड जो 1860 में अधिनियम हुई थी, यह मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए 1860 में इंडियन पैनल कोड की मसौदा तैयार करने वाले आयोग के अध्यक्ष के नाम बताते हैं आपको, तो लॉर्ड मैकाले उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों और उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र पर विचार करने एवं सही विकल्प को पहचानिए। देखिए सही विकल्प को पहचानना है आपको। तो वाक्यानवासी पत्राचार, तो पत्राचार नहीं थे, वाक्यानवासी क्या थे? तो एक खुफिया विभाग था, इसका खुफिया विभाग था ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, सुमंत धार्मिक नहीं, सुमंत देखते थे विदेश मंत्रालय देखते थे, मतलब कि विदेश विभाग देखते थे सुमंत। नेक्स्ट जो है सचिव जो थे वित्त विभाग न देख करके सचिव देखते थे, पत्राचार को देखते थे। सचिव जो किसको देखते थे? पत्राचार को सचिव देखते थे। और जो है आमत महालेखागार, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आमत जो है महालेखाकार को ही देखते थे। वाकियात जो थे खुफिया विभाग के देखते थे। देखिए बाकिया निवास जो खुफिया विभाग को देखते थे। सुमंत देखते थे विदेश मंत्रालय, और सचिव देखते थे पत्राचार, और अमात जो हो जाएंगे महालेखाकार थे अमात। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय सेल नहीं है? तो देखिए अग्नेय सेल की बात करते हैं तो ग्रेबो भी अग्नेय सेल है, ग्रेनाइट भी अग्नेय सेल है, बेसाल्ट भी अग्नेय सेल है। तो बलुआ पत्थर अग्नेय सेल्ट नहीं है। बलुआ पत्थर आपका आ जाएगा क्यांतरी चट्टाने के आसपास में आ जाएगा बलुआ पत्थर। और जो आपको बता दें कि ये तीनों जो है आपको अग्नेय सेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरते थे? देखिए अरावली पर्वत की बात करते हैं तो अरावली पर्वत गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, क्योंकि ये दोनों सटे हुए हैं, तो गुजरात और राजस्थान से हो जाएगा। हरियाणा का भी कुछ पार्ट जो है अरावली पर्वत धरता है, तो किसका नहीं पकड़ता है? तो महाराष्ट्र का नहीं लगता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। अरावली पर्वत जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? पार्श्व परिवर्तन की बात बोलते हैं। किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? देखिए और समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन है, उत्तल दर्पण तो पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा, अवतल में पूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश का विचलन की घटना को क्या कहते थे? देखिए एक माध्यम से, अगर मानते एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं और प्रकाश, देखिए वंस अगेन, एक माध्यम
माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में आप जा रहे हैं तो प्रकाश के परावर्तन बोल रहा है। विचलन की घटना को क्या बोलते हैं? तो देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं और वो विचलन कर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम अपवर्तन बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बिजली के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करने वाले घटक को क्या कहते थे? देखिए, बिजली के लिए V बराबर एक फॉर्मूला होता है ओम के नियम के अनुसार, V बराबर आई आर। तो देखिए, जब उच्च प्रतिरोध हो जाएगा, अगर उच्च प्रतिरोध की घटक को क्या कहते हैं? तो देखिए, उच्च प्रतिरोध किस में होता है? तो कुचालक में उच्च प्रतिरोध होता है, सुचालक में उच्च प्रतिरोध नहीं होता है। तो किस में उच्च प्रतिरोध हो जाएगा? कुचालक में जो होता है उच्च प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? आप बताइएगा संपर्क बल कौन सा है? चुंबकीय बल संपर्क बल है, संपर्क बल चुंबकीय बल नहीं है। यहाँ पे किसी मेटेलिक चीज़ को रखिए, किसी मेटेलिक चीज़ को यहाँ पे रखिए और यहाँ पे एक आप रख लीजिए, यहाँ पे एक आप मेटल को रख लीजिए, यहाँ मेटेलिक चीज़ को किसी को रख लीजिए, यहाँ पे आप मैग्नेट को रख लीजिए। तो ये दोनों के बीच में संपर्क बल कहाँ है? एक दूसरे के अट्रैक्शन कर रहा है, तो संपर्क बल नहीं हुआ। तो विद्युत बल में भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो भी एक संपर्क बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण आप जान सकते हैं कि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर आता है तो किसके बल के कारण आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऊपर से नीचे गिरता है। तो देखिए, इसमें कौन सा बल हो जाएगा? संपर्क बल के उदाहरण देखते हैं तो आप पेशीय बल जो होता है हमारा संपर्क बल का उदाहरण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जड़त्व निम्न में से किसके समानुपातिक होते हैं? तो देखिए, जड़त्व अगर समानुपाती की बात बोलते हैं, समानुपाती किसका होता है? लंबाई का नहीं, ऊंचाई का नहीं, भार का भी नहीं हो जाएगा। तो जड़त्व निम्न में से किसके समानुपातिक होते हैं? तो द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेपलर किस श्रेणी का उत्तोलक आता है? तो देखिए, स्टेपलर जो होता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो स्टेपलर की बात करते हैं तो स्टेपलर मेरा आ जाता है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत हमारा स्टेपलर आता है। स्टेपलर जो है हमारा तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हम एक जो है उत्तोलक के ऊपर अलग वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जो बहुत अच्छा से डिजाइन कर को वीडियो को लेकर के हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए, किसी भी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। जब देखिए, आदर्श वोल्टमीटर तभी कहाएगा जब प्रतिरोध उसका अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ज्योति फलस की मात्रा क्या होता है? ज्योति फलस की मात्रा देखिए, लुमिनस सही है, घन कोण स्टेरेडियन सही है, ऊष्मा कैलोरी सही है। तो देखिए, तापमान के मात्रक पास्कल नहीं, तापमान के मात्रक क्या हो जाता है? केल्विन हो जाएगा। और पास्कल किसका हो जाएगा? दाब का मात्रक जो है पास्कल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेबुलर परिकल्पना अनुसार आकाशगंगा कैसे बनी है? तो देखिए, नेबुलर परिकल्पना अनुसार आकाशगंगा कैसी बनी है? तो ऑक्सीजन गैस के संचयन द्वारा। तो ये तो पूरी गलत हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस के संचयन द्वारा। हाइड्रोजन गैस के विखंडन द्वारा। तो देखिए, विखंडन द्वारा कभी भी आकाशगंगा की नहीं, मतलब तारा की बात किया गया है, तारे की बात किया जाता है। तो तारा में क्या हो जाता है? संचयन के द्वारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा प्रभाव को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध के नियम के लिए किसके लिए हो जाता है? तो देखिए, विद्युत धारा प्रभाव को सुचालक के प्रतिरोध के संबंध किस करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो जूल का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्प में कौन सा घोल जो है बिजली का चालक नहीं होता है? तो देखिए, बिजली का चालक की बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बिजली का चालक हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी चालक हो जाएगा। अगर नहीं चालक हो जाए तो कौन सा? तो ग्लूकोज नहीं हो जाएगा चालक। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो आप बताइए, लोहे का चुंबकीकरण रासायनिक परिवर्तन है? नहीं है। CO2 से शुष्क बर्फ बना, तो बर्फ बनना चाहे बर्फ बनना या उसको पानी बन जाना, ये तो नहीं होता है। तार को गर्म करना, ये भी जो नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो किसी रासायनिक परिवर्तन में अपने प्रोडक्ट जो है न्यू प्रोडक्ट का जनरेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होता है। जैसे कि आप देखिए, आप दूध में थोड़ा सा आप दही डालिएगा तो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। दूध से क्या हो गया? दही बन गया, तो न्यू प्रोडक्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन यही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, पानी का फॉर्मूला क्या होता है?
H2O। अब H2O पानी का फार्मूला होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। और O का कितना हो जाता है, O ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, सॉरी। हाँ देखिए इसमें क्या बताया गया है, H2O का पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब H2O का कितना है, तो H2O का 1 है, तो 1 है तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और द्रव्यमान कितना होता है, तो 16 होता है। तब इसको काट दीजिए, 1:8 हो जाएगा। अगर इसको काटिएगा तो इसको काटिए, कैसे कटेगा, तो 1:8 हो जाएगा। तो देखिए किसका किसका पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 हो गया। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको पलट देगा, क्या पलट देगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात याद करें, तो आप भी जो है ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन का A है और हाइड्रोजन का A है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो देखिए पदार्थ की प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत जो था डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो देखिए अणु का गठन जो करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या हम बोल सकते हैं, तो परमाणुकता, संयोजकता, परमाणु द्रव्यमान, इनमें से कोई नहीं। तो अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या बोलेंगे, परमाणुकता हम बोलेंगे। निम्न में से कौन सा उपधातु नहीं, तो देखिए उपधातु नहीं है, तो सिलिकन एक उपधातु है, एंटीमनी भी उपधातु है, आर्सेनिक भी उपधातु है। तो देखिए सेलिनियन जो है उपधातु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक जो है वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो देखिए अगर आपको बात करते हैं वाष्पीकरण की दर को कम करने की बात करते हैं, तो देखिए तापमान में वृद्धि कीजिएगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगा, सतह क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगा, हवा की गति भी बढ़ाइएगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगा। तो इसमें देखिए नमी जो होता है वाष्पीकरण की दर को सीधे कम कर देगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते थे। देखिए विलेय और विलायक के समांग मिश्रण की अगर मान लीजिए चीनी और नमक और पानी के मिश्रण को समांग मिश्रण हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी पार्ट को उठाएं, अगर मान लीजिए किसी भी पार्ट को नमक और पानी के मिश्रण को किसी भी पार्ट को उठाएं हम, तो हमारा टेस्ट जो होता है सेम लगेगा। इसीलिए जो एक अनुपात में ही होगा, सेम अनुपात में हो जाएगा, रेशियो जो हो जाएगा उसका सेम हो जाएगा। जब रेशियो सेम हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम पूरी तरह से बिलियन बोलेंगे। समांग मिश्रण हम उसी बोलते हैं। समांग मिश्रण हम बोलते हैं किसको है, जो सभी जगह जो होता है सेम रेशियो में होता है, समांग मिश्रण कहला जाएगा। वही अगर आपको बालू और पानी का मिश्रण देख लीजिए तो वो कौन सा हो जाएगा, वो विषमांग मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि हर जगह डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए H2SO4 क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1 है, तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 जोड़ लीजिए। सल्फर का कितना होता है, तो सल्फर के होता है S, सल्फर के होता है 16 होता है परमाणु संख्या, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाता है, 16 दूनी 32 इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। वही हम आपको बात कर ले ऑक्सीजन का भी हम आपको बताएं कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 18 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो द्रव्यमान की बात कर ले हम तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 गुने आप 4 कर दीजिए। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, देखिए इसको ऐड करने के बाद हम देखते हैं 16 चौका 64 प्लस 32 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 4 दू 6। हाँ अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, कैलकुलेट करने के बाद 4 दू 6 एक 7 आया यहाँ पे, उसके बाद आ जाएगा कितना, इसको कैलकुलेट कीजिए पूरी तरह से कितना आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद 4 दू 6 एक 7 हो जाएगा, और उसके बाद कितना है 6 3 9, तो ये कितना आ रहा है 97 U आ रहा है। तो इसके रीजन बिहाइंड 97 U आने का क्या है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है
008 होता है, तो इसी को लेकर के दिया गया है। तो अप्रॉक्सीमेट हम आपको बोल सकते हैं 98 परमाणु द्रव्यमान इसका हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 98 यू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है। तो देखिए हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में अगर उपस्थिति की बात करें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ए और सी। तो ए नाभिक में बात करते हैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, तो इसको ऐसे काट दीजिए, ए और सी ऑप्शन ऐसे कट जाएगा। और नाभिक में पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ क्या होता है, तो प्रोटॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व में उसके ब्राह्मतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व में उसके ब्राह्मतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए लिथियम के परमाणु द्रव्यमान कितना है, लिथियम के परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 3 है, तो ब्राह्मतम कक्षा में कितना हो जाएगा, 2 और 1। वही बात कर लें हम सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। देखिए काउंट कीजिए, 2 8 2 10 है कि 11 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 2 8 11 हो जाएगा। आप इसको जानते होंगे भरने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कैल्शियम का कितना होता है, तो 20 होता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक। तो 20 देखिए 2 8 8 8 16 16 2 18 और 2 20। तो क्या बोल रहे हैं, किसी तत्व के ब्राह्मतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 19 है। आप अप्रॉक्स जो है 30 तक के परमाणु क्रमांक को याद कीजिएगा, तभी ये सब क्वेश्चन देखने को आपको, बनाने को आपको मिल सकता है, बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बॉयल के नियम के अनुसार मात्रा निम्न में से किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बॉयल के नियम क्या बोलता है, बॉयल के नियम बोलता है वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर होता है। क्या वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर होता है, यही बॉयल का नियम बोलता है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, बॉयल के नियम के अनुसार गैस की मात्रा जो है निम्न में से किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए गैस की मात्रा जो हो जाएगा समय के, घनत्व के, दाब के, द्रव्यमान के। तो इसका आंसर कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर की बात करते हैं हम कि दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए गैस की मात्रा मतलब कि वॉल्यूम की मात्रा जो होता है गैस की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही बॉयल का नियम कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को निम्न में से क्या कहा जाता है। देखिए पीबी प्लस एसएन मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम सोल्डर बोलते हैं। पीबी एसएन के मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं, तो सोल्डर बोलते हैं। अब पीतल का मिश्र धातु क्या होता है, Cu प्लस, पीतल के लिए Cu प्लस Zn हो जाएगा। आज कांसा के लिए क्या होता है, Cu प्लस Sn जो होता है कांसा के लिए हो जाता है। तो देखिए Pb प्लस Sn बोल रहा है, कौन सा, सीसा के लिए Pb होता है और टीन के लिए क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोल्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा क्या कहलाता है। तो देखिए जीवित जीवों पर बोल रहा है, मृदा के प्रभाव के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एडाफोलॉजी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। श्वसन के, देखिए इसको बढ़िया से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत पूछ रहा है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, तो बिल्कुल सही है, गठन होता है। श्वसन के प्रथम चरण में पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है, तो ये भी सही हो जाएगा, पाइरुविक अम्ल का ही निर्माण होता है। अब देखते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। देखिए बिल्कुल गलत है, ये जो है बिल्कुल गलत है। क्या होते हैं, एसिटिक अम्ल नहीं, ये भी पाइरुवेट अम्ल का ही निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की सहायता नहीं होता है, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका पूरी तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रतिपादन किसने किया है, तो जोहान्स पुंकरीज जो है प्रोटोप्लाज्मा शब्द के प्रतिपादन किए हैं। अब देखते हैं, रंगहीन लवक को क्या कहा जाता है। तो रंगहीन एक लवक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो रंगहीन लवक को एपिकोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट भी नहीं, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं, तो ल्यूकोप्लास्ट हम रंगहीन लवक को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुराने जाइलम में
किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादों का संग्रहित होता है। तो देखिए जाइलम क्या होता है, जाइलम जो है पेड़ पौधे में यूज होता है, पादप में यूज होता है। तो जाइलम क्या होता है, जो जल को है जाइलम जो है जल को परिवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है फूड को परिवहन करता है। अब उसमें देखते हैं कि पुराने जाइलम की बात कर रहा है, जब पुराने जाइलम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, गोंद और रेजिन बन जाएगा। यूरिक अम्ल तो नहीं बनेगा, यूरिक अम्ल भी नहीं, अमोनिया भी नहीं बनेगा, तो कौन सा हो जाएगा, रेजिन और गोंद बन जाएगा। देखिए जिस तरह से आप पेड़ पौधे में देखते होंगे गोंद के टाइप का, तो कौन से है, तो वो सब पुराने जाइलम का ही पार्ट है, अवशिष्ट पदार्थ है पुराने जाइलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो देखिए पतली कोशिका पूछ रहा है, तो किसमें, तो फ्लोएम नहीं हो जाएगा, स्केरेनकाइमा भी नहीं हो जाएगा, कोलेनकाइमा भी नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, पेरेनकाइमा जो हो जाएगा, जिसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है, पेरेनकाइमा में था। पेरेनकाइमा एक प्रकार का कौन सा है, तो सरल ऊतक है, पेड़ पौधे में यूज होता है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl की उपस्थिति किस में जरूरी है, तो पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन के बाद आप देख लेते हैं एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो देखिए किसी एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है, तो किसमें होती है, पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा, जो कि प्रोटीन की पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संकर जो होता है, एक संकरण विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले दो पौधे का संयोजन किया जाता है। देखिए संकरण में दो पौधा यूज ही किया जाता है। देखिए संकरण आप देखते होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, किसी हाइब्रिडाइजेशन में देखते होंगे, किसी बौना पौधा है उसको लंबा करना है या छोटा करना है, तो उसको संकरण के माध्यम से हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलील निम्न में से क्या होता है। तो एलील क्या है, अपूर्ण बाल रूप है, ये भी गलत हो जाएगा। क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप है, क्रोमोसोम का नहीं वैकल्पिक रूप है, तो ये है जीन का एक वैकल्पिक रूप है जिसको हम एलील बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। तो देखिए लिंग का निर्धारण की बात को बोले तो आनुवंशिक रूप से किस में नहीं होता है, सर्प में होता है, सही है, शार्क में भी होता है, सैल्मन में भी होता है। तो आनुवंशिक रूप से लिंग का निर्धारण जो होता है घोंघा में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे आकार का होता है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के जे आकार का किसका होता है, तो अग्नाशय का देख सकते हैं हम, अग्नाशय का आकृति जो होता है जे आकार का होता है। तो 49 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन के दौरान निम्न में से कौन सा 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं। तो श्वसन के दौरान आपको देख लेते हैं, श्वसन के दौरान कौन सा बनेगा, पाइरुवेट अम्ल, लैक्टिक अम्ल। देखिए एथेनॉल नहीं बनेगा श्वसन के दौरान, इसको काटिए ऑप्शन से काटिए तो, और एथेनॉल नहीं बनेगा, ये भी ऑप्शन बी भी जो हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन सी भी जो हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। और जब ये तीनों एथेनॉल नहीं बना तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए पाइरुवेट अम्ल बनेगा। ऑक्सीजन के विघटन के स्वरूप में आपको देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से पाइरुवेट अम्ल का विघटन होता है, तो डी पाइरुवेट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए लैक्टिक अम्ल पूछ रहे थे, लैक्टिक अम्ल जो होता है जब बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है, जब बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है तो उस परिघटना में आपको लैक्टिक अम्ल जो होता है ज़्यादा हो जाता है, और लैक्टिक अम्ल के कारण ही जोड़ों में दर्द वगैरह होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो है 50 नंबर क्वेश्चन जो होता है समाप्त होता है। आरआरबी टेक्नीशियन का सेट था ये सेट जो है 2-3 गो सेट और बच रहा है, इसको कंप्लीट करके दूसरे सेट को हम चालू करने वाले हैं। सो आप कंटिन्यूटी इसी तरह से बने रहिए, आप डेफिनेटली जुड़े रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आरआरबी टेक्नीशियन से। देखिए इसमें बेनिफिट होने वाला है क्या कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 नंबर क्वेश्चन है। जब 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें 40 नंबर केवल जो है साइंस से पोर्शन है, 40 नंबर साइंस है, और मात्र 10 नंबर जो है आपका जीके जीएस है। जब मात्र 10 नंबर जीके जीएस है, 40 नंबर साइंस है, आप साइंस पर ध्यान दीजिए और मैथ और रीजनिंग पर ध्यान दीजिए, तो आपका रिजल्ट जो है इसमें रखा हुआ है। सो इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक जो है पिन किया हुआ है, आप जाइए और वहाँ से डेफिनेटली जुड़िए, क्योंकि आपको वहाँ पे बेनिफिट होने वाला ही है। थैंक यू।